हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के वी पोल साइंस क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। यानी कि हम आज ये देखेंगे कि भारतीय संविधान वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हम नागरिक को प्रदान करता है। साथ ही भारतीय संविधान में इन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किन अनुच्छेदों में किया गया है। और मौलिक अधिकार को हम फंडामेंटल राइट्स इंग्लिश में कहते हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये क्या होते हैं, समाज में इनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो पहले शुरू करते हैं मौलिक अधिकार की डेफिनेशन से। यानी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो होते क्या है। ये दूसरे अधिकारों की तरह नहीं है, जैसे समान जो अधिकार होते हैं, साधारण अधिकार, उसकी तरह नहीं है। ये हमारे वो अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को, नागरिक को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, अपने जीवन में विकासशील गतिविधियों को करने के लिए इजाज़त देते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में विकास कर सके, वृद्धि कर सके, आगे बढ़ सके। और वो विकास बौद्धिक हो सकता है, आध्यात्मिक और आर्थिक, हर एक तरीके का विकास करने की अनुमति हमें मौलिक अधिकारों से मिलती है। ये हमारा हक बन जाता है मौलिक अधिकार के तौर पे। मौलिक अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि मौलिक अधिकार, मौलिक का मतलब है बहुत ही ज़रूरी और कंपलसरी, ऐसे अधिकार जो हमें मिलने ही चाहिए, जिसके बिना हमारा जीवन जीने की कल्पना नहीं कर सकते। तो भारतीय संविधान इन अधिकारों को, इन मौलिक अधिकारों को हर एक व्यक्ति को, यानी भारत का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी बिना भेदभाव के मौलिक अधिकार प्राप्त करता है। यानी कि संविधान किसी भी प्रकार का इन मौलिक अधिकारों को देने में भेदभाव नहीं करता है। भारत के हर एक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के ये सारे मौलिक अधिकार प्रदान होते हैं, मिलते हैं पैदा होने के बाद। और इन अधिकारों का उल्लेख संविधान में भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में देखने को मिलता है। साथ ही हम देखें तो जो मौलिक अधिकार की अवधारणा थी, यानी जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए, तो ये लिए गए थे अमेरिका के संविधान से। यानी अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार को बिल ऑफ राइट्स के तौर पर लिखा गया था। और इसी बिल ऑफ राइट्स के संरचना को देखते हुए, रूपरेखा को देखते हुए भारत ने, या भारत के संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बना रहे थे, उन्होंने क्या करा, अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार उनको समझकर और उनमें कुछ चीज़ों को अपनी तरफ से ऐड करके जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ऐसे अधिकार जोड़े जो लोगों को मिलने चाहिए, उन सबको तैयार करके संविधान में लिखा। और इन सब का उल्लेख संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मिलता है। संविधान समाज में क्या प्रभाव डालते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। देखो, इससे पहले हम देखें 1947 से पहले, 50 से पहले, जब भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ था, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय आपने देखा होगा कि हमारे देश में एक अलग ही प्रकार का माहौल था जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, शोषण करने का, अन्याय करने का, असमानता करने का। यानी हमारे साथ असमानताएं होती थी जो अंग्रेज़ करते थे, अन्याय करते थे। यानी कि हमसे कर वसूलते थे गैर कानूनी तरीके से, है ना, और अत्याचार करते थे, हमारे साथ भेदभाव करते थे। ठीक है, इस प्रकार के, और हमारे अधिकारों का शोषण करते थे। हमारे पास अपने ऊपर शासन करने की शक्ति नहीं थी कि हम खुद के ऊपर खुद का शासन कर सकें। सब शक्ति किसके, अंग्रेजों के पास थी। ऐसे में हमारे जो देश के कुछ ऐसे नेता थे, ऐसे कुछ महान लोग थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया और एक संविधान बनाया, और उसमें ऐसे कुछ अधिकार लिखे जो लोगों को प्रदान किए गए, दिए गए। और इन अधिकारों ने लोगों को, जो एक अत्याचारी शासन था, एक जो शोषण से भरा शासन था अंग्रेजों का, उससे मुक्त करा के हर एक व्यक्ति को समतापूर्वक, न्यायपूर्वक, है ना, और गरिमापूर्ण जीवन जीने की उम्मीद दी मौलिक अधिकार के तौर पर। यानी जब लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए, देश में 1950 में संविधान लागू किया गया, तो लोगों को, व्यक्तियों को समानतापूर्वक जीवन जीने का, अपनी गरिमापूर्ण जीवन जीने का, अपने शान शौकत के साथ जीने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया। इससे समाज में जो एक विभाजन वाला समाज था, जो बटा हुआ था ऊंच नीच में, अमीर गरीब में, धर्म जाति में, उस समाज में एकता पैदा करने की, एकता बनाए रखने की कल्पना की गई मौलिक अधिकारों के द्वारा। क्योंकि मौलिक अधिकारों ने जितने प्रकार के भेदभाव थे, दूरियां थी, समाज में कम कर दी और एकता को स्थापित किया। सभी लोग समान समझने लगे अपने आप को। और समाज के जो सार्वजनिक हित होते हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है, वो सभी लोग उनको मानकर आगे चलने लगे, अपने समाज के भले के लिए काम करने लगे। ठीक है, मौलिक अधिकार का अगर हम देखें तो ये लोकतंत्र के आदर्शों को भी बढ़ावा देते हैं। ठीक है, जब कोई भी देश अगर लोकतंत्र होता है तो वहाँ पे सभी लोगों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। और इसी तरीके से जो मौलिक अधिकार होते हैं वो क्या करते हैं, लोकतंत्र के जो आदर्श होते हैं। ठीक है, कोई भी लोकतंत्र होता है तो लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है, लोगों का शासन। और लोगों का शासन कब होगा, जब वहाँ के लोगों के पास शक्ति होगी, पावर होगी कि वो अपनी सरकार चुन सकें, अपने नेताओं को चुन सकें,
स्वतंत्रता हो, समानता हो। तो इस तरीके से मौलिक अधिकार क्या करते हैं, लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ वो इस प्रकार के शासन पर रोक लगाते हैं जो क्या होता है, एक व्यक्ति का शासन होता है, जहाँ पर कुछ राजाओं के द्वारा निरंकुश शासन किया जाता है, असीमित शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, अनलिमिटेड पावर होती है उनके पास, अपनी मनमर्जी से कोई भी कानून लगा सकते हैं, कोई भी लागू कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। और इन कानूनों से सिर्फ किसका, राजा का भला होता है, लोगों का नहीं। उनसे गैर गैर अमानवीय व्यवहार किए जाते हैं, यानी कि ऐसे कर वसूले जाते हैं जो कि न्याय संगत नहीं है, अन्याय संगत है। तो इस प्रकार के शासन को क्या करा, मौलिक अधिकार ने रोक लगाई, क्योंकि लोगों के पास मौलिक अधिकार आ गए। तो अब उन्होंने इस प्रकार के शासन के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। राज्य द्वारा अगर किसी मौलिक मौलिक अधिकार ये भी बताते हैं कि राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किया जाता है तो उससे रक्षा की जाएगी लोगों की स्वतंत्रता की और आज़ादी की। मौलिक अधिकार क्या करता है, रक्षा करता है राज्य से। अगर राज्य किसी प्रकार से अतिक्रमण करना चाहता है लोगों के अधिकारों पर या उनको दबाना चाहता है तो वहाँ पर मौलिक अधिकार रक्षा करते हैं। और मौलिक अधिकार में ये बखूबी बताया गया है अनुच्छेद 32 में, संवैधानिक उपचारों के तहत, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत, कि भैया अगर सरकार या राज्य किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वहाँ पर न्यायपालिका क्या करेगी, इनके खिलाफ चुनौती बन के सामने खड़ी होगी और साथ ही साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके कानून को, उनके नियम को, कदम को असंवैधानिक घोषित किया जाएगा, अमान्य घोषित किया जाएगा, जिससे लोगों के मौलिक अधिकार का हनन ना हो सके। इसी प्रकार जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका वही होती है जो कार्यपालिका वो होती है जो सरकार चलाती है, शासन चलाती है। तो कार्यपालिका के द्वारा या फिर संसद जो विधायिका पूरे देश का नेतृत्व करती है, उसके द्वारा कोई भी मनमाने कानून या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी अत्याचारी कदम उठाया जाता है तो उस पर भी मौलिक अधिकार क्या करते हैं, एक सीमा के तौर पर कार्य करते हैं। क्योंकि मौलिक अधिकार में ये लोगों के पास पावर आ जाती है कि वो सरकार के ऊपर सीमाएं लगा सकें, बंदिशें लगा सकें, ताकि सरकार या कार्यपालिका विधायिका मनमानी ना कर सके। तो ये मौलिक अधिकार से मिलता है। इसी तरीके से हम इन शॉर्ट देखें तो जो मौलिक अधिकार हैं वो कानूनों की सरकार की स्थापना की बात करते हैं, ना कि किसी एक मनुष्य की, ना कि कुछ लोगों की सरकार की स्थापना की बात करते हैं। वो एक ऐसी सरकार, एक ऐसे शासन की बात करते हैं जहाँ पर कानूनों का शासन हो, कानूनी तरीक़ों से चीज़ें हों, ताकि कुछ लोग या कुछ शक्तिशाली लोग पूरे समाज में अपना वर्चस्व ना दिखा सकें, अपनी शक्तियों का असीमित तरीके से प्रयोग ना कर सकें, लोगों पर अत्याचार करके, लोगों पर दबाव बनाकर। ठीक है, तो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है, मनुष्य का शासन नहीं बल्कि कानूनों की सरकार हो, इस पर जो मौलिक अधिकार हैं वो बल देते हैं। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार इतने ज़रूरी हैं क्योंकि संविधान इनकी स्वयं क्या करता है, सुरक्षा करता है, संरक्षण करता है और गारंटी देता है। यानी कि संविधान ये गारंटी देता है कि सरकार भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। अगर सरकार ऐसा करती है तो न्यायपालिका यहाँ पे खड़ी होगी लोगों की मदद करने के लिए। लोग न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाएंगे और न्यायपालिका क्या करेगी, वहाँ पर उनकी मदद करेगी और सरकार के खिलाफ क्या करेगी, कार्रवाई करेगी या फिर उनको चुनौती बनकर सामने खड़े होकर चुनौती देगी। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकार बहुत ज़रूरी, बहुत अहम हो जाते हैं और ये समाज में बहुत एक अच्छा प्रभाव डालते हैं ताकि लोग अपना समाज में अच्छे तरीके से जीवन में आगे बढ़ सकें, विकास कर सकें, दूसरे को भी आगे बढ़ने दें। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान में 6 हैं जो हमें मिलते हैं। पहले ये 7 थे, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है 8, ये गलत टाइपिंग हो गई है। यहाँ पे 8 नहीं बल्कि 7 थे पहले हमारे, और अब हमें कितने अधिकार प्राप्त हैं, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। जो 7वां अधिकार था वो था हमारा संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में था। बट इसको क्या करा गया, 1978 में 44वें संशोधन के तहत एक अधिनियम लाया गया, संशोधन लाया गया, जिसके तहत मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे एक सामान्य कानून बनाकर संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बनाकर डाल दिया गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो 6 अधिकार। एक तो हमारा 7वां अधिकार संपत्ति का अधिकार था, वो तो हमारा हटा दिया गया। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं संपत्ति का अधिकार हटाने का। पहले तो देखो मेन कहानी जो इसके पीछे थी वो ये था, या कारण ये था कि जब भी सरकार कोई कार्य करती थी या किसी भी ज़मीन पर कुछ भी बनवाती थी, कुछ भी करती थी, तो वहाँ पर लोग क्या करते थे, संपत्ति का अधिकार बोलकर न्यायालय में पहुँच जाते थे और सरकार के कामों में अटकलें लगाते थे, रुकावट डाल देते थे। तो सरकार भी परेशान आ गई थी, न्यायपालिका को कहीं भी लगा कि हाँ यहाँ पर संपत्ति का जो अधिकार है मौलिक अधिकार नहीं होना चाहिए, लोगों के पास एक सामान्य अधिकार के तौर पर, कानूनी अधिकार के तौर पर, सामान्य अधिकार के तौर पर ये अधिकार उनको मिलना चाहिए। तो इसलिए इसको समान कानून बनाकर 300A में भाग 12 में डाल दिया गया था।
अब हमें जो पढ़ेंगे 6 अधिकार वो कौन से पढ़ेंगे? राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। हम इसमें ये देखेंगे जो हमारा संविधान है वो किस किस प्रकार की समानता हमें देता है, इसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है। राइट टू फ्रीडम जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 19 से 22 में बताया गया है। साथ ही साथ हम देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, सूबेदार हुआ करते थे जो गरीब लोगों के साथ शोषण करते थे, उन्हें बंधुआ मजदूर बना के रखते थे। दास प्रथा की एक गुलामी प्रथा एक हमारे समाज में चल रही थी, लोगों के द्वारा लोगों का शोषण हो रहा था। तो इसके लिए क्या करा गया, इन सबको रोकथाम के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, मौलिक अधिकार बनाया गया, लोगों को दिया गया। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में मिलता है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये जो अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 और 28 में बाकायदा बताया गया है। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में बताए गए हैं। एक तो यार मैं बहुत जल्दी और तेज़ बोल रहा हूँ, जिसमें मेरी ना जो ज़बान है कहीं ना कहीं फिसल जाती है, लड़खड़ा जाती है, और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं और जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में। आप देखो यहाँ पे जो ये छठा अधिकार है हमारा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत ज़रूरी अधिकार है क्योंकि ये अधिकार अगर नहीं हो तो ये जो 5 अधिकार है ऊपर, इनका कोई इतना महत्व नहीं रह जाएगा, इनका उल्लंघन आराम से हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, इनको दबा सकता है और इनके ऊपर हनन कर सकता है। क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या करता है, इन 5 अधिकारों की रक्षा करता है। किससे? कि भैया किसी भी सरकार के द्वारा, चाहे किसी सरकार के अंग के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा अगर शोषण किया जाता है या इनमें से किसी भी अधिकार का शोषण होता है, हनन होता है, तो यहाँ पर आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटा सकते हो और अपने लिए इंसाफ की मांग कर सकते हो, न्याय की मांग कर सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारा अधिकार क्या करता है, छठा अधिकार बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखो मौलिक अधिकार से जुड़े एक अनुच्छेद है 12 जो आपने बहुत कम ही पढ़ा होगा, उसको मैं एक बार आज पढ़ाता हूँ। देखो इसमें क्या है, अनुच्छेद 12 में आपको बाकायदा राज्य की परिभाषा बताई गई है। अब ये राज्य की परिभाषा इसलिए बताई गई है ताकि राज्य का कोई भी अंग या कोई भी एजेंसी जो राज्य में है, अगर वो मौलिक अधिकार का हनन करती है तो उसके लिए राज्य को उत्तरदायी ठहराया जा सके, इसलिए राज्य की परिभाषा बताई गई है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो राज्य, अभी आपको कई सारी कन्फ्यूजन होगी कि यार हमारे देश में भी कई सारे राज्य हैं, फिर ये राज्य क्या है। देखो पॉलिटिकल साइंस में जो राज्य होता है ना हमारा, ये वाला, तो इसका जो प्रयोग होता है ना वो एक देश के तौर पर पॉलिटिकल साइंस में किया जाता है। स्टेट यानी इसको कंट्री ही माना जाता है, देश ही माना जाता है। इसी तरीके से आप देश की बात करो, कंट्री की बात करो, ये ज्योग्राफी में अधिकतर देखने को मिलता है। राष्ट्र जब हम किसी भी देश को राष्ट्र बोलते हैं तो राष्ट्र का जो प्रयोग होता है, राष्ट्र शब्द का प्रयोग देश के लिए किस में करा जाता है, हिस्ट्री में किया जाता है, कई बार पॉलिटिकल साइंस में भी होता है। तो इस तरीके से जो ये जो शब्द हैं किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करे जाते हैं, उनका अपना अलग एक पर्सपेक्टिव होता है, अलग एक धारणा होती है। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में राज्य का प्रयोग किसी देश के लिए इंडिकेट करने के लिए, समझाने के लिए किया जाता है। तो इसमें यही पढ़ेंगे कि जो देश की सरकार होगी, जो राज्य होगा यानी देश होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, है ना, कौन कौन सी अंग होंगे जो इसमें परिभाषित किए जाएंगे। तो अनुच्छेद 12 में बाकायदा बखूबी ये समझाया गया कि जो राज्य है उसकी परिभाषा क्या होगी, कौन कौन से अंग शामिल होंगे। तो देखो पहला ये है कि भारत की सरकार, जो पूरे देश की सरकार होगी, केंद्र सरकार जिसको कहते हैं, उसमें क्या होंगे, संसद, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों क्या होंगी, केंद्रीय सरकार में मानी जाएंगी। और ये भी क्या होंगी, राज्य की परिभाषा में ही शामिल होंगी। इनको भी राज्य का ही अंग माना जाएगा, उसकी परिभाषा में शामिल होंगी। साथ ही साथ राज्य की कुछ सरकारें होंगी जो हमारे स्टेट हैं, प्रांत, दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ की जो सरकारें होंगी, यहाँ पे जो विधानमंडल स्थापित किए गए हैं, जो कार्यकारी परिषद हैं या विधायी परिषद है, काउंसिल है, तो ये सब क्या होंगी, राज्य सरकार के अंग होंगे। बट इनको क्या होगा, राज्य के तौर पर क्या करा जाएगा, परिभाषित किया जाएगा, है ना, माना जाएगा, राज्य ही माना जाएगा। इसी तरीके से कुछ और भी अन्य कुछ ऐसी स्थानीय प्राधिकरण होते हैं, कुछ ऐसी बॉडी होती हैं, है ना, कुछ ऐसे लोकल बॉडीज़ होती है, जैसे कि तुमने एमसीडी सुना होगा, नगर पालिकाएँ, ग्राम पंचायत जो गांव में प्रधान वगैरह चुने जाते हैं, जिला बोर्ड जो जिला के होते हैं, जिला ब्लॉक वगैरह होते हैं, उसमें चुने जाते हैं सदस्य। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कुछ बनाए जाते हैं सुधार के लिए।
तो ये सब भी क्या होंगे, राज्य की परिभाषा में इनको भी शामिल किया जाएगा। इसी तरीके से कुछ और भी अन्य जो बॉडी होंगी, अदर बॉडीज़ होंगी, जो वैधानिक और गैर वैधानिक होंगी। यानी वैधानिक का मतलब होता है कानूनी मान्यता प्राप्त होगी, और कुछ को जिनको गैर कानूनी, मतलब जो गैर वैधानिक होंगी, जिनको संविधान के द्वारा कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं होगी, जो सरकार के द्वारा सिर्फ क्या करी जाएंगी, ओनरशिप होगी, सरकार उनकी मालिक होगी। जैसे LIC है, LIC की ओनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। एक बीमा कंपनी है LIC, लाइफ टर्म। तो इसी तरीके ONGC, ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, ये क्या है, ये भी एक सरकार के द्वारा स्थापित कंपनी है, सरकार के ओनरशिप में आती है। सेल भी एक खदन का काम करती है, स्टील वगैरह, ये भी सरकार के अंडर आती है। अगर ये जितनी भी कंपनियां हैं, और ये भी सब क्या है, राज्य की परिभाषा में माना जाएगा। और कुछ ऐसी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी या कुछ संस्थाएं होती हैं जो सरकार के साधन के रूप में, यानी सरकार के लिए काम करती हैं, वो भी सब क्या होंगी, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में शामिल होंगी। अब मैं ये समझाया क्यों इसको, इसका मतलब ये था कि जब भी इन संस्थाओं के द्वारा ये, या फिर इन एजेंसियों के द्वारा मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है, इन केस, मतलब ऐसा हो कि इनमें से किसी भी एजेंसी या अंग के द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन किया जाए, तो उस समय अदालत क्या कर सकती है, इनको चुनौती दे सकती है, या फिर इनके द्वारा कोई भी ऐसा कदम उठाया गया है उसको अमान्य या फिर उसके खिलाफ चुनौती दी जा सकती है अदालत में, ठीक है, न्यायपालिका के द्वारा, और उस काम को भी रुकवाया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए राज्य की परिभाषा दी गई, और उसमें बताया गया कि इनमें से किसी भी अंग के द्वारा अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वहाँ पर ये एक्शन लिया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है। अगर किसी भी कार्य से इन राज्य में जो परिभाषा दी है, कोई भी एजेंसी है, कोई भी हमारा सरकार का अंग है, अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो ऐसे में उसे अदालत में चुनौती दी जाएगी, उसके किसी भी कार्य के द्वारा हनन होता है मौलिक अधिकार में। समझ गए मेरी बात को? तो ये चीज़ है। अनुच्छेद 13 के अनुसार ये ऐसा, इसके अनुसार देखो क्या है, इसमें ऐसा कुछ बताया गया है कि भैया जो कार्यपालिका होती है, जो सरकार होती है, विधायिका होती है, वो क्या करती है, बहुत सारे संशोधन लेके आती है, कानून बनाती है। अब वो कुछ ऐसे संशोधन कानून होते हैं जो क्या करते हैं, लोगों के मौलिक अधिकारों को हनन कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या करेगी, जो सर्वोच्च न्यायालय है, हमारे जो अदालतें होती हैं, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उनको ये शक्ति दी गई है, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को, और 32 में सर्वोच्च न्यायालय को, कि अगर ऐसा कोई भी संशोधन या कानून जो विधायिका के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा, सरकार के द्वारा लाया जाता है और जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या फिर उनका हनन होता है, तो ऐसे में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय उस संशोधन को, कानून को जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, हनन कर रहा है, उसको असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर सकती है। समझ गए बात? ये भी अनुच्छेद 13 भी क्या करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात करता है, जिसमें ये बताता है कि कार्यपालिका, सरकार, विधायिका कोई भी ऐसा संशोधन लाती है या कानून बनाती है जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, हनन हो, ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगी, यहाँ पर एक्शन लेगी। तो वो एक्शन के तौर पर क्या करेगी, उस संवैधानिक संशोधन को और कानून को अमान्य और शून्य घोषित कर सकती है। इस पर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी रही, विवाद भी रहा 1970 और 60 के दशक में, उसके बीच में, सरकार और उसके न्यायपालिका के बीच में, कि भैया जो संशोधन है वो कानून नहीं होता है। संशोधन क्या है, एक संशोधन होता है, बदलाव करने के लिए लाया जाता है संविधान में। वो कब बनता है, जब वो पारित हो जाता है उसके बाद, इसलिए इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये बवाल क्रिएट हुआ। तो एक केशवानंद भारती केस हुआ, है ना, मामला सामने आया सुप्रीम कोर्ट में 1973 में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया संविधान संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है, ऐसा नहीं चुनौती नहीं दी जा सकती है, अगर वह संशोधन संविधान के किसी भी मूल ढांचा, मतलब इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हम ठेस नहीं पहुंचा सकते, है ना, और वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, वो उस समय बताया जाएगा जब कार्यपालिका या सरकार, विधायिका संशोधन करेगी, जब न्यायपालिका उसको परिभाषित करेगी कि मूल ढांचा क्या होगा। तो यहाँ पर ये कहा गया केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संविधान संशोधन को इस आधार पर चुनौती दे सकते हैं कि वो संविधान के किसी भी मूल ढांचे को ठेस पहुंचाता है या फिर उसका उल्लंघन करता है, मौलिक अधिकारों का या संविधान के ढांचे का, तो उसके लिए उसको अमान्य घोषित किया जा सकता है। जो संशोधन है जो, उसको अमान्य और असंवैधानिक करार दिया जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ निकल के आई थी।
तो इस तरीके का विवाद रहा था। तो 12-13 हमें सिर्फ यही इसलिए मैं बताया था इसको, क्योंकि 12-13 में ये चीज़ें बताई गई हैं कि भैया किस तरीके से जो मौलिक अधिकार है उसको राज्य से, सरकार से, है ना, कार्यपालिका विधायिका से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि इन्हीं के पास सारी शक्ति होती है देश की। तो इनसे सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मौलिक अधिकारों को क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे लोग सरकार में चुन के आ गए जिनकी मंशा लोगों का विकास करने की नहीं बल्कि उनके साथ अत्याचार करने की है, तो वो लोग तो क्या होंगे, तानाशाह बन जाएंगे। तो ऐसे में अनुच्छेद 12 और 13 में हमारे संविधान ने बखूबी इन चीज़ों को बताया है। अब हम पढ़ते हैं राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। समानता का अधिकार देखो क्या है, अनुच्छेद 13 में 14 में ये बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता, यानी सभी लोग क्या होंगे, कानून के सामने समान होंगे। ऐसा नहीं है कोई अमीर है तो उसको कम सज़ा होगी, गरीब है तो ज़्यादा होगी, नहीं। यहाँ पर कानून जो है वो सबके लिए बराबर है और सब उसके सामने समान है। और कानूनों का जो समान संरक्षण है वो भी सबको दिया जाएगा, यानी सभी के कानूनों की समान सुरक्षा होगी, ठीक है, रक्षा की जाएगी, सबके अधिकारों की सबका बराबर सम्मान किया जाएगा और कानून के सामने सब बराबर होंगे। ऐसा नहीं है कोई अमीर है तो बड़ा है तो उसके साथ वो भेदभाव ना हो। कोई भी व्यक्ति हो, किसी ने कोई भी कांड किया उसके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा, है ना, सब कुछ सजा भी बराबर दी जाएगी, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो विधि के समक्ष समानता ये हमारा अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी लोग क्या है, कानून के सामने समान है, यानी कि विधि के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण, ये हमारे संविधान में बताया गया। ये क्या होगा, ये व्यवस्था हमारे यहाँ पे लागू होगी और ये हमने ब्रिटेन से ली थी। बट यहाँ पर एक और अपवाद है कि ये जो अनुच्छेद 14 ये किस पे लागू नहीं होगा, राष्ट्रपति और गवर्नर पर, क्योंकि जो राष्ट्रपति और गवर्नर होता है वो अपने पद के दौरान यानी कार्यकाल के दौरान जब तक वो उस पद पर बैठे हैं और जब तक उनका टाइम पीरियड है शासन करने का, उस गद्दी पे रहने का, उस पोस्ट पे रहने का, तब तक उनके सामने विधि के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की जो सिद्धांत हैं ये लागू नहीं होंगे। अगर मान के चलो कोई गवर्नर है या कोई राष्ट्रपति है, उसने कोई क्राइम करा था या कोई अपराध करा था, तो उसकी जांच पड़ताल हो रही है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा करा जा रहा है, तब तक उस पर सुनवाई नहीं होगी, उसकी कार्रवाई नहीं होगी जब तक वो उस पोस्ट पर रहेगा। गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए ऐसा प्रावधान है और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 ये बताता है कि जाति, लिंग, धर्म, जन्म के स्थान के आधार पर सार्वजनिक पब्लिक प्लेसेस में इस प्रकार के सभी भेदों को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, या फिर इस प्रकार के भेदभाव नहीं किए जाएंगे। ना ही किसी को जाति ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, जाति आधार पर, ना ही स्त्री पुरुष के आधार पर कर सकते हैं, और ना ही धर्म के आधार पर, और ना ही जन्म स्थान के आधार पर। ये नहीं कर सकते भाई तू गांव का है, गवार है, ये इस तरीके की किसी की भावना को हाथ नहीं कर सकते, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, उसको वंचित नहीं रख सकते चीज़ों से। जैसे कि पहले गाँव में होता था, पहले हम देखते थे हमारे समाज में होता था कि भैया कुछ लोग होते थे अमीर लोग, वो क्या नहीं करने देते थे, निचली जातियों को कुएं से पानी नहीं भरने देते थे। सोचते थे अछूत हो जाएगा कुआं, है ना, अपवित्र हो जाएगा पानी। कहते थे स्त्री पढ़ नहीं सकती, स्त्री को ये अधिकार नहीं है, महिलाएं ये नहीं कर सकती, महिलाएं वो नहीं कर सकती। तो इस प्रकार के भेदभाव थे। और सार्वजनिक स्थान वाले भेदभाव मैंने भी बताया, मंदिर में जाने से रोकना, कुएं से पानी भरना, गंगा में नहाने से रोकना कि नदी अपवित्र हो जाएगी। इस तरीके की बहुत सारी प्रथाएं थी, उनको समाप्त किया गया और सभी को समान अधिकार दिए गए, सबको समान माना गया अनुच्छेद 15 के तहत, ठीक है। और रोजगारों में भी, आप जैसे रोजगार में क्या है कि रोजगारों में भी अगर आप कहीं भी किसी से काम मांगने जाते हो तो वो आपको प्रतिष्ठा के आधार पर काम देगा, बल्कि इस आधार पर नहीं कि भैया आप किसी धर्म जाति से। अगर आपको ये कह के मना कर दिया जाता है कि आप निचली जाति से हैं, आपको हम काम पे नहीं रखेंगे, तो उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और आप कर सकते हो। अगर आपके रंग के आधार पर कोई अगर भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, आप न्यायालय में जा सकते हो, क्योंकि आपके साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा है। तो अनुच्छेद 15 इस प्रकार के सभी भेदभाव को क्या करता है, प्रतिबंध करता है और सबको समान मानने का अधिकार देता है, जैसे कि सभी लोग क्या हों, एक समाज में समान पूर्वक जीवन जी सके। अब अनुच्छेद 16 ये भी बहुत ज़रूरी है। अब देखो हमारा संविधान सबको दे देता है, स्वतंत्रता देता है, समानता देता है। अब यहाँ पर एक और समानता होती है, अवसरों की समानता, यानी हमारा संविधान सबको अवसरों की समानता देता है, यानी सबके पास अपॉर्चुनिटी होती है, अवसर होता है कि स्कूल जा सकते हैं, है ना, सरकारी स्कूल होते हैं। बट आप कल्पना करो कुछ ऐसे समाज में कुछ वर्ग होते हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। अब उस व्यक्ति के लिए तुमने शिक्षा के तो साधन खोल दिए, स्कूल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, क्या उस गरीब बच्चे का या उस निचले स्तर पर जो निर्धन व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसका बच्चा वहाँ तक पहुँच पा रहा है? नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है,
पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति इस अवसर का फ़ायदा उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। ऐसे में सरकार को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सरकार को कुछ सकारात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। तो वो क्या होगा? जैसे एससी और एसटी के लिए क्या होगा? रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट, है ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको ओबीसी कहते हैं हम, ठीक है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 16 ये कहता है लोक नियोजन, यानी लोगों के भले के लिए कुछ कार्रवाई की जाएगी, जैसे आरक्षण दिया जाएगा और जिसके तहत उन पिछड़े वर्गों को जो समाज में बहुत निचले हैं, बहुत गरीब हैं, उनको ऊपर लाया जा सके, ठीक है। तो ये हमारा अनुच्छेद, और इस प्रकार के भेदभाव को जब उनको आरक्षण दिया जाएगा, इस प्रकार के भेदभाव को भेदभाव नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये भी संविधान कहता है। तो ये क्लियर हुआ हमारा अनुच्छेद 16 ये कहता है। अनुच्छेद 17 इसमें छुआछूत का अंत किया जाता है। इसमें किसी के साथ किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं कर सकते। यहाँ पे छुआछूत लिख गया है, छुआछूत होता है, ठीक है। तो हमारा अनुच्छेद 17 ये कहता है कि भैया किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं की जाएगी। जैसे गांव में पहले प्रचलित था कि कोई व्यक्ति अगर किसी ग्रंथ को भी छू लेता था तो बोलते हैं ग्रंथ नहीं छू सकते निचली जाति के लोग। अगर किसी ने छू लिया है तो तुरंत नहाने जाते थे। कोई एक साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता था। कई बार तुमने गांव में देखा होगा, सबसे उनके नाम पूछे जाते हैं, कोई दुकान पे जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, ताकि उनकी जाति का पता लगाया जा सके, ताकि वो उस गिलास में पानी उसको ना दे सकें जिसमें वो खुद पीते हैं। अगर वो गिलास पी दे देंगे, पानी पी लेगा, वही गिलास में वो खुद पिएंगे तो वो अपवित्र हो जाएंगे। तो इस प्रकार की छुआछूत के बहुत अनेक एग्जाम्पल आप देखते हो। तो उस प्रकार की जितनी भी छुआछूत थी उनको ख़त्म किया गया हमारे संविधान में। साथ ही साथ अनुच्छेद 18 में जो उपाधि होती हैं, टाइटल्स होते हैं जो लोगों को दिए जाते हैं, पहले होते थे जमींदार होते थे, है ना, राजा महाराजा, उनमें बहुत सारी उपाधियां चलती थी, है ना, समाज में, जो एक भेदभाव को पैदा करती थी। तो इस प्रकार की जो उपाधि हैं जो समाज के द्वारा, परंपराओं के द्वारा बनाई गई हैं, उन सबका अंत कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया कि संविधान में सिर्फ उन उपाधियों को मान्यता दी गई जो जायज़ हैं, जो तर्कपूर्ण है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में अकेडमिक अवार्ड आप ले सकते हो, रख सकते हो। जैसे कि आपको मान के चलो आपको किसी इंस्टीट्यूट से अव्वल आने का, टॉप करने का अवार्ड मिला है, वो आप रख सकते हो। या सरकार के द्वारा आपको सम्मानित किया गया अच्छे काम के लिए, भारत रत्न से, पद्म भूषण के लिए आपकी ऐसी व्यक्तित्व है जैसे लोगों को किया जाता है, तो इस प्रकार की उपाधि आप रख सकते हो, ठीक है। बट और हाँ देखो, कुछ उपाधि जैसे कि कुछ आर्मी वगैरह होते हैं उनको मेडल दिए जाते हैं, उनको उपाधि वो भी स्वीकार होंगी। इस प्रकार की उपाधि हम क्या कर सकते हैं? स्वीकार कर सकते हैं समाज में। कुछ ऐसी उपाधि होंगी जो समाज में असमानता पैदा करती हैं, जो हम अपने विवेक से समझेंगे, उनको सबको क्या करा गया है? खत्म किया गया है। अब जैसे विदेशी से कोई भी विदेशी देश या विदेश से कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई उपाधि टाइटल देना चाहे तो वो आप तभी ले सकते हो जब आप राष्ट्रपति से उस चीज़ को लेने की अनुमति लो। तो ये अनुच्छेद 18 हमारा कहता है, ठीक है। ये सब क्या है? समानता लाने के लिए ये सारे प्रावधान किए गए हैं। और समानता लाने के लिए क्या करा जाता है? असमानता को खत्म किया जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर जितनी भी समाज में असमानता थी, जो प्रचलित थी, उनको खत्म करके समानता लाने का काम संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया। अब हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से 22 में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब 19 से 22 में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 19 में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, यानी 7 तरह की स्वतंत्रताएं हमें बताई गई हैं। देखो यहाँ पे ये जंजीर देख रहे हो, पहले का समाज था ना, ऐसे ही इंसान को बहुत सारे जंजीरों में, प्रतिबंधों में बांध के रखा जाता था। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो हमें इन सभी प्रतिबंधों से, सभी प्रकार के जितने भी प्रतिबंध थे, उनसे आज़ादी मिली, राहत मिली, समझ रहे हो। तो ये चीज़ मिली। तो हमारा अनुच्छेद 19 क्या करता है? 7 तरह की आज़ादी हमको, स्वतंत्रताएं देता है। तो पहले क्या है? 19 की जो पहली स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, यानी आपके पास ये अधिकार है, राइट टू स्पीक, यानी आप बोल सकते हो कहीं भी, है ना, कहीं भी जाके कुछ भी बोल सकते हो, अभिव्यक्त कर सकते हो, जो आपके मन में चल रहा है उसको बता सकते हो, बखूबी बाहर रख सकते हो। तो बोलने की स्वतंत्रता है। और यहाँ पे ये नहीं है बोलने का मतलब सकारात्मक तरीके से बोल सकते हो, पॉजिटिव तरीके से, कोई ऐसा नहीं दंगा भड़काने वाला या फिर कोई किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला, है ना। क्रिटिसाइज तो कर सकते हो, बट इस लेवल का नहीं कि वो एक हेट स्पीच में बदल जाए। हेट स्पीच मतलब समझ रहे हो? हेट फैलाए जो सोसाइटी में। तो ये चीज़। तो दूसरी यहाँ पे कौन सी स्वतंत्रता थी 19 में? कि बिना हथियार के आप क्या कर सकते हो? इकट्ठे हो सकते हो, एकत्रित हो सकते हो, और सभा करने की स्वतंत्रता भी रखते हो। यानी कि आप लोग क्या कर सकते हो? आपके पास ये अधिकार है कि आप काफ़ी अपने दोस्तों के साथ या किसी और पर्पज़ से सभी लोग इकट्ठे हो सकते हो बिना किसी हथियार के, हथियार लेके नहीं, बिना किसी हथियार के।
ठीक है, चाकू फाकू बंदूक बंदूक लेके मत इकट्ठे हो जाना। बिना किसी हथियार के आप क्या कर सकते हो, इकट्ठे हो सकते हो, सभाएं कर सकते हो, असेंबली बना सकते हो, है ना। तो इस तरीके से ये स्वतंत्रता क्या है, हमारा अनुच्छेद 19 में दी गई। साथ ही साथ संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी है, तीसरी हमारी अनुच्छेद 19 में। तीसरी स्वतंत्रता है संगठन बनाने की। अब संगठन बनाने की स्वतंत्रता क्या बताती है कि आपने देखा होगा बहुत सारे किसान होते हैं जो अपने हितों को, अपने फायदे के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए कुछ संगठन बनाते हैं जिन्हें किसान यूनियन कहते हैं, किसान मुक्ति मोर्चा, है ना, ऐसे करके बहुत सारी तुम्हें मिलेंगी। कुछ लेबर यूनियन होती हैं, मजदूरों की कुछ संगठन होते हैं। इसी तरीके से कुछ विद्यार्थी यूनियन होते हैं, स्टूडेंट यूनियन होते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे यूनियन आप बना सकते हो, ये आपको स्वतंत्रता। एनजीओ वगैरह आपने सुने होंगे, बहुत सारे चलते हैं देश में अलग अलग कार्य करने के लिए। तो ये सब स्वतंत्रता आपको मिलती है। चौथी स्वतंत्रता क्या है 19 में चौथी स्वतंत्रता है कि देश की किसी भी क्षेत्र में बिना रोक टोक के आप चारों तरफ घूम सकते हो। यानी आपके ऊपर किसी भी प्रकार की रोक और टोक नहीं होगी कि आप कहीं भी जहां मन करे वहां जा सकते हो और घूम सकते हो। और पांचवी 19वें अनुच्छेद में पांचवी जो स्वतंत्रता बताई गई है वो है किसी भी क्षेत्र में बसने और निवास करने की स्वतंत्रता। यानी आप किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोने में जा सकते हो, रह सकते हो, घर ले सकते हो और आराम से बस सकते हो, ये भी स्वतंत्रता है। और प्लस छठी स्वतंत्रता है वो है कोई भी व्यवसाय करने की। यानी आपका जो मन करे वो धंधा खोलो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, ये आपकी पूरी स्वतंत्रता है। संपत्ति का अधिकार रखने, संपत्ति रखने का भी आपको क्या है, अधिकार है, स्वतंत्रता है। बट ये मौलिक अधिकार नहीं है, एक सामान्य कानून है, इसकी भी स्वतंत्रता आपको है। अब यहाँ पे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं वो हम देखते हैं। अनुच्छेद 20 जो कि बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है जो कि निर्दोष होते हैं, है ना, जिनको दोषी मान लिया जाता है, क्रिमिनल अपराधी मान लिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के भी कुछ अधिकार हैं, संविधान में दिए गए, ताकि उसके जीवन को बचाया जा सके, सुरक्षित किया जा सके, है ना। तो इसके लिए पहला क्या है कि भाई एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी। किसी व्यक्ति को अगर एक अपराध कराए तो उसकी एक ही सजा होगी, ये नहीं दो दो बार दे दी जाए, ठीक है, पहली चीज कंफर्म। अब देखो, किसी भी व्यक्ति को जिस वक्त उसने जो अपराध करा है, जिस समय जो अपराध किया है, उस वक्त का कानून ही, उस वक्त पे जो कानून मौजूद है उसी के तहत उसको सजा होगी। जैसे मान के चलो किसी ने 25 तारीख को अपराध करा है तो 25 तारीख को जो कानून मौजूद है उसी के तहत उसको क्या करी जाएगी, सजा सुनाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसने अपराध कर दिया, उसके 1 साल बाद कोई नया कानून बना तो उसके तहत उसको नई सजा सुना दी, नहीं। जिस वक्त जो कानून था, जो दंड था, जो पनिशमेंट थी, उसी के तहत वही सजा उस व्यक्ति को सुनाई जाएगी। उसके बाद जो भी अगर दंड की जो भी कानून बनाया जाता है, जो भी कानून लागू किया जाता है, उसके तहत नहीं दी जाएगी। समझ गए। तो दो प्रकार की स्वतंत्रता की अभी हमने बात की, दोषी और जो क्रिमिनल होते हैं, अपराधी की दो स्वतंत्रता की बात की। पहली कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा सुनाई जा सकती है, 2 बार नहीं दी जा सकती है। और किसी को व्यक्ति को जो अपराध किया है उसी वक्त जो कानून मौजूद है दंड देने का, उसी के तहत उसको पनिशमेंट और दंड दिया जाएगा। ये नहीं है कि उसने अपराध किया 25 को और सजा उसको कानून जो 30 तारीख को जो नया कानून बनाया गया है उसके तहत सुनाई जा रही है, तो ऐसा नहीं होगा। साथ ही साथ किसी भी अपराधी व्यक्ति को उसको अपने खिलाफ बोलने के, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपराधी है और उसको कोई भी, जैसे जेलर होते हैं या फिर कोई भी हुआ प्रशासन और पुलिस प्रशासन हो गए, उसको दबाव नहीं डालेंगे कि वो अपने खिलाफ बयान दे, अपने खिलाफ कोई भी साक्ष्य दे, ठीक है, एविडेंस नहीं देगा वो खुद। तो इसके लिए उसको फोर्स नहीं करना चाहिए प्रशासन के द्वारा, इसकी ये भी स्वतंत्रता है। चौथी है कि भैया वो अपनी मन मर्जी से किसी भी वकील को रख सकता है अपनी सुरक्षा को लिए, अपने बचाव के लिए, ठीक है। तो ये स्वतंत्रताएं अपराधी की होती हैं, ये अनुच्छेद 20 में बताई गई है। अब अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ जोड़ा गया है ना, जीवन जीने का अधिकार। यानी किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता है अपने जीवन का, अपनी आत्मा का जीने का अपने ढंग से, तो इसका शोषण नहीं किया जाएगा और इससे वंचित नहीं रखा जाएगा किसी भी व्यक्ति को। बट जीवन से कई सारे लोगों को ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, जीवन की स्वतंत्रता से कई सारे लोगों को वंचित रखा जाता है। एक मैंने 11th क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने एक देखा था और वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। असम का एक व्यक्ति था मंचल लालू, जिसने एक व्यक्ति को चोट पहुंचा दी थी। अब पता नहीं कितनी चोट पहुंचाई थी, बट उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसको ये देखा जाता है कि वो मेंटली अनफिट है, मतलब
दिमागी तौर पर सही नहीं है, तो उसको हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। हॉस्पिटल में वो ठीक भी हो जाता है। डॉक्टर जो अधिकारी होते हैं, जो न्याय सुनाते हैं, मुकदमा वगैरह जो करते हैं, है ना, सुनवाई करते हैं उनकी, तो उनको बोलते हैं कि भैया जो मंचल लालू है वो ठीक हो गया है। जो ये बंदा था जिसको गिरफ्तार किया गया था 23 साल की उम्र में, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बोलते हैं कि ये जो है ठीक है, आप इनको ले जा सकते हैं और न्यायालय में जाके इनको अच्छे से जो भी अपनी कार्रवाई है वो कर सकते हो। बट फिर भी मंचल जो लालू होता है उसको हिरासत में ही रखा जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। 23 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था और 77 साल की उम्र में सोचो उसको छोड़ा गया। मतलब उसके 54 साल जेल में बीत गए। उसको जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार से रखा गया ना अलग, तो वहाँ के उसने अपने जीवन को ही त्याग दिया। मतलब इतने साल उसने त्याग दिए। तो इस प्रकार की जितनी भी गतिविधि है ना, उन सबको क्या करा जाएगा, रोका जाएगा समाज में। ठीक है, जो जीवन के अधिकारों के, इसलिए यहाँ पर आरोपी के अधिकारों की बात की गई है, इसीलिए की गई है कि अनुच्छेद 20 में ये आरोपी के और जो क्रिमिनल होगा उसके ये अपराध होंगे, गिरफ्तार व्यक्ति के। इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लोगों के जीवन को, अपने अधिकारों को हाथ धोना पड़ता है। इसलिए अनुच्छेद 21 में प्राण और देह की यानी जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, उसको वंचित नहीं रखा जा सकता किसी भी व्यक्ति को। और अनुच्छेद 21A यानी ये राज्य को क्या करता है, ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है, फ्री। ये राज्य को भी मानना पड़ेगा और जो लोग हैं उनको भी, हर एक बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष का है उसको फ्री शिक्षा प्रदान करवानी पड़ेगी। ये उसका मौलिक अधिकार है। अगर कोई इसको वंचित रखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ये व्यक्ति का, बच्चे का अपना मौलिक अधिकार है। और इसे कब जोड़ा गया था, 66वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 32 फिर यहाँ पर गिरफ्तारी से संबंधित, जो गिरफ्तार व्यक्ति है उससे संबंधित कुछ अधिकारों की बात करता है। जैसे कि देखो, कोई भी व्यक्ति, अगर किसी भी व्यक्ति को पुलिस ने शक के आधार पर या किसी के कहने पे गिरफ्तार किया है तो उसको 24 घंटे के अंदर तो पहले क्या करना पड़ेगा, अदालत के सामने पेश करना पड़ेगा। पहला तो ये प्रावधान है। ठीक है, और दूसरी चीज़ उसे अपने पसंद से वकील रखने का अधिकार दिया जाएगा कि वो अपने पसंद का वकील रख सके अपने बचाव के लिए। ठीक है, और ताकि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। क्योंकि आपने देखा होगा समाज में बहुत सारे लोग होते हैं आपसी रंजिश के लिए, या फिर कह सकते हैं बदला लेने के लिए एक दूसरे को फंसा देते हैं। औरतों के द्वारा महिलाओं के द्वारा पुरुषों को फंसाया जाता है। मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, औरतों के द्वारा महिलाओं को है ना। तो यहाँ पे क्या है, महिलाओं के द्वारा कई पुरुषों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गलत तरीके से निर्दोष व्यक्ति को फंसाने का काम करते हैं। ठीक है, या पुलिस प्रशासन इनको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर ये अधिकार है उसका कि वो उसे कारण बताए पुलिस किस लिए गिरफ्तार किया है, और प्लस 24 घंटे के अंदर उसे अदालत के सामने पेश करे। ये उस व्यक्ति का अधिकार होता है। और साथ ही वो अपने मनपसंद वकील को रख सकता है अपने लिए आवाज़ उठाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, ये अधिकार और ये लागू कहाँ पे नहीं होगा, 24 घंटे के अंदर आपको जैसे आप पूछना चाहो कि भाई मेरे को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करो, एक निवारक नज़रबंदी होता है। ठीक है, निवारक नज़रबंदी होती है जो कि सरकार के द्वारा की जाती है। इसको इंग्लिश में प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। ये जब की जाती है जब लगता है कि वो है कोई भी व्यक्ति जिस पे शक है कि देश में अशांति फैला सकता है या फिर कोई गड़बड़ी करने वाला है, तो उसे गिरफ्तार कर दिया जाएगा। और फिर वो, उसके पास ये अधिकार नहीं बचेगा कि वो उससे कारण पूछे सरकार से, या फिर ये कहे कि 24 घंटे के अंदर मेरे को न्यायालय में पेश करो। ठीक है, तो उसके ऊपर ये निवारक नज़रबंदी लगाई जाती है। कई बार सरकार इसका गलत प्रयोग करती है, और निवारक नज़रबंदी के तहत सरकार 3 साल तक किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। हम पढ़ते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे समाज में पहले बहुत शोषण चलता था, कई सारी प्रथाएं चलती थी, है ना, दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी, बेघर। यार मैंने एक नाटक देखा था या फिर सीरियल था, वो था उड़ान। उसमें मैंने बहुत अच्छे से देखा था कि बंधुआ मजदूरी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया था। एक लड़की होती है, उसका बाप होता है, 2 बहन होती हैं वो, और उनको बंधुआ यानी बाउंडेड लेबर के तौर पर काम करवाया जाता है। बंधुआ बना के उनके थप्पा मोहर लगा दी जाती है, हाथों पे कलाई पे मोहर लगा दी जाती है, और उनसे कहा जाता है कि आप हमारे यहाँ पे ही काम करोगे और हमारे ही बंधुआ मजदूर बनकर रहोगे। उनके बाप ने कुछ पैसे उधार लिए थे इस कारण। तो इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं, इस प्रकार का जो सिस्टम हमारे समाज में चलता था कि लोगों से बेगार करवाना बिना मतलब के, है ना, दबाव डाल के बंधुआ मजदूरी करवाना, उन पर दुर्व्यवहार करना, इस प्रकार के। तो इस प्रकार का अगर किसी भी प्रकार का शोषण होता है, वो हमारे संविधान में क्या है, प्रतिबंध कर दिया गया है समाज में। अगर कोई भी ऐसा करता पाया जाता है
तो वो जो व्यक्ति शोषित हो रहा है वो आवाज़ उठा सकता है और उस व्यक्ति के खिलाफ जो शोषण कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, तो इस पर पाबंदी लगाई गई है हमारे संविधान में। साथ ही साथ राइट टू एक्सप्लोइटेशन के तहत अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि भैया 24 वर्ष के, यहाँ पे देखो गलत फिर हो गया ये यार मैंने नहीं करा, ये जब मैंने प्रेजेंटेशन पे क्लिक करा ना तो ये अपने आप इधर उधर हो गया। यहाँ पे 14 वर्ष, देखो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से कोई भी कार्य नहीं करवाया जाएगा ऐसा जो जोखिम भरा हो, कारखाने में हो। ठीक है, कोई भी ऐसा बच्चा जो 14 वर्ष से कम है उससे, या 14 वर्ष का है उससे खदानों में या फिर कोई ऐसा काम जो जोखिम से भरा है फैक्ट्री में। अब तो यहाँ तो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के तो भर्ती भी नहीं करते, 18 प्लस होना चाहिए कंपनियों में आजकल के टाइम पे। तो इन सबको बाल मजदूरी माना जाएगा और इस प्रकार की जो बाल मजदूरी है इस पर भी क्या करा गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। और ये बच्चों का अधिकार है कि वो 14 वर्ष तक काम नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो हमारे संविधान में देखो ये मौलिक अधिकार बना दिया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। वो अपनी मर्जी, वो अपने मन का मौजी है या फिर अपने मन का खुद का मालिक खुद है। तो यहाँ पर इस प्रकार का अगर शोषण किया जाता है तो जो व्यक्ति कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा न्यायपालिका के द्वारा और सज़ा सुनाई जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से 28 में, और इसमें बताया गया है किस तरीके से सभी धर्म के लोगों को एक साथ अपने धर्म को प्रचार करने की, उसको मानने की, पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता दी गई है। और ये उनका मौलिक अधिकार है कि वो अपनी आस्था को, अपनी भावनाओं को, अपने जो जिस भगवान को वो मानते हैं उसको पूजा कर सकें, उसका प्रचार कर सकें। ठीक है, उसका आदर कर सकें, तो इसकी स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, इसमें ये व्यक्ति का क्या है, मौलिक अधिकार है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार, अपने भगवान को पूजा पाठ और मंदिर वगैरह ये सब बनवा सकता है, सब कुछ कर सकता है। अनुच्छेद 25 में तो ये स्वतंत्रता दी गई है हर एक व्यक्ति को। 26 में ये कहा गया है कि कोई भी धर्म जो सामूहिक तौर पर क्या कर सकता है, अपने लिए कोई भी संस्था की स्थापना कर सकता है या फिर हवन वगैरह, सड़क पर नमाज वगैरह ये सब पढ़ सकता है। ये इजाज़त हमारे संविधान में अनुच्छेद 26 के तहत दी गई है धर्म से जुड़ी। और अनुच्छेद 27 में एक चीज़ और कही गई है, वो ये है कि कोई भी धर्म जनता से किसी भी धार्मिक कार्य के लिए पैसा नहीं मांगेगा। यानी कोई ऐसा धर्म, कोई भी धर्म ये नहीं कह सकता जनता से कि आप पैसा दो, हमें कोई मस्जिद बनवानी है या कोई धार्मिक कार्य करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए उससे टैक्स नहीं वसूल सकता है, ना ही किसी प्रकार का टैक्स लगा सकता है कोई भी धर्म अपने जनता पे। और साथ ही साथ यहाँ पे राज्य को भी एक वार्निंग दी गई है। उसमें ये कहा गया है कि राज्य जो टैक्स के द्वारा पैसा, यानी सरकार जो पैसा इकट्ठा करेगी टैक्स के द्वारा, उसको किसी भी अपने द्वारा किसी भी ऐसे धर्म को प्रचार और प्रसार में नहीं लगाएगी जिसका वो पक्षपात, मतलब पक्ष लेता हो। उस धर्म के ऊपर वो खर्च नहीं करेगी और ना ही किसी प्रकार की मदद देगी। कौन से पैसे का, जो टैक्स के द्वारा वसूल किया गया है लोगों के द्वारा, जो लोगों का पैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर 27 ये कहता है। अनुच्छेद 28 ये कहता है सरकारी पैसे से चल रही संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि स्कूल वगैरह जो भी होंगे जो सरकार के पैसे से चल रहे हैं, कॉलेज वगैरह, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, धर्म से जुड़े कोई भी है ना, गीता कुरान पुराण ये सब जो होते हैं ना, ये सब नहीं पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 28 कहता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि विभिन्न धर्म के लोगों के देशों में होने के कारण जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्म के साथ समान बर्ताव करे। यानी कि अलग अलग प्रकार के धर्म होने के नाते हमारे देश में सरकार का ये कर्तव्य बनता है वो किसी भी धर्म के साथ पक्षपात ना करे और ना ही किसी धर्म को अपना धर्म माने। ये संविधान भी हमारा मना करता है ऐसा करने से। और सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी। ठीक है, और भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, भारत का कोई अपना एक धर्म नहीं है राजकीय। भारत क्या है, एक विविधता से भरा देश है जहाँ पे अलग अलग प्रकार के धर्म हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री न्यायाधीश अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए उन्हें किसी धर्म विशेष के सदस्य होना जरूरी नहीं। यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, जज वगैरह होते हैं, उनको किसी धर्म का सदस्य होना जरूरी नहीं है इन पदों पर काम करने के लिए। तो ये भी बात बताई गई है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ ऐसे अधिकार जो हमारे कुछ माइनॉरिटी को दिए गए हैं, यानी कुछ अल्पसंख्यक लोगों को दिए गए हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, यानी संस्कृति को अपने बचाए रखने का, संरक्षित रखने का और शैक्षिक संस्थाओं को खोलने का अधिकार दिया गया है कुछ अल्पसंख्यक लोगों को। अब ये अल्पसंख्यक लोग कौन होते हैं? समाज में आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक क्षेत्र में जिन लोगों की संख्या बहुत कम होती है और उनको डर लगता है कि उनकी संस्कृति जो है
बहुसंख्यक यानी जिन लोगों की संख्या अधिक है उनके द्वारा उनको दबा दिया जाएगा या फिर उनकी संस्कृति को दबा दिया जाएगा। तो संविधान ने इन सभी लोगों का ख्याल रखा जो अल्पसंख्यक हैं किसी भी क्षेत्र में, जिनकी संख्या बहुत कम है, जिनको अपनी संस्कृति, भाषा और तौर तरीके इन सबको खो जाने का डर है, खत्म लुप्त हो जाने का डर है, उनको मौलिक अधिकार दिया गया ताकि वो अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को संरक्षित रख सकें। तो हमारा जो संविधान है वो अल्पसंख्यक को, किन लोगों को अल्पसंख्यक मानता है, तो वो कहता है कि भाषा और संस्कृति के आधार पर लोगों को अल्पसंख्यक माना जाएगा, जिनकी अपनी विशेष, जैसे कुछ ऐसे ट्राइब्स होती हैं, है ना, कुछ आदिवासी लोग होते हैं जिनकी अपनी भाषा होती है, संस्कृति होती है अलग, है ना, तो उन लोगों को अल्पसंख्यक माना जाएगा और उनको ये अधिकार दिया जाएगा कि उनका ये मौलिक अधिकार होगा कि वो अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित रख सकते हैं। और साथ ही साथ ये अनुच्छेद 29 कहता है, और साथ ही साथ अनुच्छेद 30 में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक अपनी पसंद की संस्था खोल सकते हैं और वहाँ पर सरकार क्या करेगी, उन्हें चलाने के लिए मदद भी करेगी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा अनुच्छेद 29 से 30 में ये मौलिक अधिकार दिया गया है लोगों को। ऐसे लोग जिनकी जनसंख्या बहुत कम है किसी भी क्षेत्र में, जैसे अभी देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ जो मेन चीज़ है, यहाँ पर जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे देश में क्या है, हिंदू बहुत बहुसंख्यक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको ये अधिकार नहीं है, उनको भी ये अधिकार है, क्योंकि और क्षेत्र में ही तो वो हिंदू बहुसंख्यक हैं। यानी कि भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक हैं, पूरे देश को मिला के भी देखें तब भी हिंदू बहुसंख्यक हैं, उनकी जनसंख्या आगे बहुत अधिक है। बट जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो हिंदू हैं उनकी संख्या बहुत कम है। हिंदू क्या है, माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक में है, तो वहाँ पे उनको क्या है, अपनी संस्कृति को बचाए रखने का, सुरक्षित रखने का अधिकार है ना, उस क्षेत्र में। तो इस प्रकार से जो भी माइनॉरिटी हैं, जिस जगह पर जिन लोगों की जनसंख्या बहुत कम है और उनको लग रहा है कि मेरी संस्कृति को, भाषा को खतरा हो सकता है वहाँ पे, तो उनको ये मौलिक अधिकार दिया गया है। अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है, हनन करता है, तो उसको कार्रवाई की जाएगी। 29 में मैंने अभी बताया, अल्पसंख्यक अपनी भाषा संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। अनुच्छेद 30 में अपनी पसंद की संस्था खोल सकते हैं और वो अपने शिक्षा संस्थान भी खोल सकते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी संवैधानिक मौलिक अधिकार पर, और ये है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आत्मा और हृदय की संख्या दी थी, सोल एंड बॉडी। यानी ये संविधान का क्या है, हृदय है, आत्मा है। इस अधिकार के बिना सारे अधिकार क्या हैं, ना के बराबर है। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा क्या है जो अंबेडकर ने इतनी बड़ी बात बोली, तो अभी हम देखते हैं। हर नागरिक को ये अधिकार प्राप्त है कि भय, यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कहता है कि हर एक नागरिक का ये अधिकार है कि वो अपने अधिकारों के शोषण पर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है और न्याय की मांग कर सकता है। और ऐसे में न्यायपालिका क्या करेगी, कई सारी आदेश जारी करेगी जिन्हें हम रीट कहते हैं। यानी सरकार के द्वारा, किसी भी नागरिक के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, संस्था के द्वारा अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आपको ये अधिकार दिया गया है, ये मौलिक अधिकार के तौर पर, कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जा सकते हो, उनका दरवाज़ा खटखटा सकते हो। और कई सारे जो न्यायपालिका है इसके लिए आपके साथ खड़ी होगी, है ना, न्यायपालिका आपके साथ खड़ी होगी और इसके लिए कई सारे आदेश जारी करेगी जिसे हम रीट कहते हैं, जो एक एक करके हम समझते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी कि ये तब जारी की जाएगी न्यायपालिका के द्वारा जब किसी भी व्यक्ति को क्या करा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा और उसको, अगर वो दोषी नहीं है, उसको तुरंत छोड़ने के आदेश दिए जाएंगे। यानी कि जिस अधिकारी ने, पुलिस प्रशासन ने आपको बंदी बनाया है या फिर गिरफ्तार किया है और अगर उसने आपको समय के अंदर न्यायालय में पेश नहीं किया तो वहाँ पर ये जारी किया जाता है। अगर 24 घंटे के अंदर अगर आपने गुनाह करा है तो आपको वो पेश कर देंगे, नहीं तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो ये जब न्यायालय के द्वारा लागू किया जाता है, जब किसी पुलिस अधिकारी या किसी भी ऑफिसर्स के द्वारा आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे अदालत के सामने तुरंत फेस करना पड़ता है 24 घंटे के अंदर। अगर आपने सज़ा, अगर कोई गैर कानूनी काम करा है तो उसकी सज़ा होगी, नहीं किया तो छोड़ दिया जाएगा, ताकि आपकी जो जीवन का अधिकार है वो सुरक्षित रह सके। ठीक है, परमादेश ये वो रीट होती है, ये जब जारी की जाती है जब कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे बताने के लिए कहा जाता है। यानी परमादेश कब दिया जाता है, मैंडमस, ये जब दिया जाता है
जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का, कर्तव्यों का, ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा होता है, समझ रहे हो, तब उसे बताया जाता है कि भैया अपनी ड्यूटी का पालन करो, अपनी ड्यूटी मर्यादा में रहकर काम करिए, ठीक है। जिससे अब कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी नहीं फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? कई बार तो आपने देखा होगा, आप पुलिस स्टेशन में गए रिपोर्ट लिखवाने और वो रिपोर्ट ही नहीं लिख रहा है ना, तो वहाँ पे ये कहा जाएगा कि भाई अपने कर्तव्य करो, ड्यूटी करो, लिखो, ताकि लोगों के अधिकारों का शोषण ना हो सके। अब देखो, प्रतिषेध और निषेध, प्रोहिबिटेशन, ये ऊपरी न्यायालय को जारी किया जाता है, सॉरी, ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर जारी करती है। अब ये देखो, सर्वोच्च न्यायालय कब जारी करता है? ये जब उसको लगता है कि कोई ऊपरी न्यायालय जो है वो निचली अदालत से ये कह रहा है, आदेश दे रहा है कि वो उस क्षेत्र को लेकर कार्रवाई ना करे जिस क्षेत्र में उसका कोई अधिकार नहीं है। यानी कोई निचली अदालत या छोटी अदालत कोई ऐसा काम कर रही है जो उसके कार्य में नहीं आ रहा है, उसकी शक्ति नहीं है उसको करने की, तो वो नहीं कर सकता है। तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, या ऊपर वाली जो अदालत है वो क्या करेगी, ये पैगाम भिजवाएगी किसको? छोटी अदालत को, उसको मना करेगी ऐसा करने से कि आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है तो आप इसको नहीं कर सकते, ये हमारे पास भेज दीजिए। तो ये प्रतिषेध और निषेध आदेश होता है। और उत्प्रेषण क्या होता है? ये ऊपरी न्यायालय अपनी निचली न्यायालय को निर्देश देती कि वे अपने पास निलंबित मुकदमे के न्याय लेने के लिए उसने अपने वरिष्ठ न्यायालय को भेज। ये उत्प्रेषण जब उत्प्रेषण रीट जब जारी की जाती है, जब न्यायालय को कोई भी मुकदमा जो निचली अदालत के पास पड़ा है उसको अपने पास बुलाना हो, उस पर कोई भी डिसीजन देना हो, ठीक है, तो उत्प्रेषण तब लागू की जाती है। अधिकार परीक्षा, इसको क्यों वारंटो बोलते हैं? जब कोई ऐसा अधिकारी, पदाधिकारी जब अपने अधिकार क्षेत्र में, मतलब कोई ऐसा अधिकारी जो उस पद पर है ही नहीं और फिर भी उन अधिकारों का प्रयोग कर रहा है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे पद पर बैठ गया है जो उसका हकदार नहीं है और उस पद पर बैठ के वो शक्तियों का मजे ले रहा है ना, अपनी मनमानी कर रहा है, तो ऐसे में ये रीट जारी कराया जाता है और उससे रोका जाता है, ठीक है। अधिकार परीक्षा रीट जब जारी की, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। जब कोई ऐसा पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत ना हो, यानी कि वो उसके लिए नहीं है, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, तब उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा रीट का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी ऐसा, मतलब यही है इसमें कि जब कोई ऐसा पद अधिकारी जो किसी भी ऐसी सीट पर या ऐसे अधिकार क्षेत्र पर बैठा है जिसके अंडर वो जो पावर है उसके पास है ही नहीं, है ना, वो पद उसका है ही नहीं और वो उस शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, तब अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 33, इधर भी लिखा है और मैंने आगे भी पूरा उस पर लिख रखा है, ये रहा। अब ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है अनुच्छेद 33 और 34 को पढ़ना, कि जहाँ पर मौलिक अधिकार का सीमित सीमाएं लगाई जाती हैं, मौलिक अधिकार को कटौती की जाती है। कहाँ कहाँ पे कर सकती है सरकार? तो ये सरकार को ये शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 33 के तहत ये कहा गया है कि संसद को ये अधिकार है कि वह सशस्त्र बल, यानी जो हमारी आर्मीज वगैरह हैं, अर्धसैनिक बल हैं, है ना, पुलिस वाले या फिर पुलिस बल हैं, पुलिस वाले नहीं, पुलिस बल, और जो खुफिया एजेंसी होती हैं हमारी, जो सिक्योरिटी सुरक्षा का काम करती हैं, आपने देखा होगा आर्मी, पुलिस, प्रशासन, खुफिया एजेंसी, ये सारे क्या हैं? बहुत जरूरी कार्य करती हैं। ये सब इनके ऊपर ऐसे कार्य होते हैं जो देश के हित के कार्य होते हैं, जो देश को, प्रशासन को शांतिपूर्ण चलाने को लेकर कार्य करती हैं। अगर मान के चलो आर्मी अगर बॉर्डर पे ना खड़ी हो तो हमारा देश शांति से रह सके? नहीं रह सके। तो ऐसे में संसद को ये अधिकार दिया गया है कि सशस्त्र बलों का, अर्धसैनिक बलों का, पुलिस वालों का, खुफिया एजेंसियों, इन सब का क्या सकती है? वो अधिकारों का हनन कर सकती है, मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, ठीक है। जैसे बोलने के जो अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता है, इनकी उस पर सीमाएं लगा दी जाएंगी कि वो ऐसी कोई बात नहीं बोल सकते जिससे वो बाहर, मतलब जो अपनी सीक्रेट चीज़ें हैं, जैसे कोई खुफिया एजेंसी है हमारी, कोई अंदर कोई सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी से जुड़ी एजेंसी हैं जो हमारे बॉर्डर पर काम कर रही हैं, अब उनको ये अधिकार दे दिया जाए कि पब्लिक में वो कुछ भी बोलें, तो फिर हमारी सिक्योरिटी, जो हमारी सुरक्षा है, उसके कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं वो खुल जाएंगे ना, जो भारी आक्रमण का डर रहेगा। फिर जब हमारी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें बतानी नहीं है पब्लिकली और वो खुल के सामने आ जाएंगी, दूसरे देश को पता लगेंगी, तो वो क्या कर सकता है? आराम से हमारे यहाँ पर नुकसान पहुँचा सकता है। तो इस पर्पज़ से क्या है, इन सभी चीज़ों, इन सब के ऊपर इन जो इतने अधिकारी होते हैं, सशस्त्र बल के अधिकारी, अर्धसैनिक बल, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी, जितने भी अधिकारी हैं, उन सबके मौलिक अधिकारों पर कुछ सीमाएं लगा दी जाती हैं। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। इसका मकसद ये होता है, सुनिश्चित करना होता है कि ये बल अपने कर्तव्यों का सही से पालन कर सके, ये अपने कर्तव्यों का सही से पालन कर सके, अनुशासन बनाए रहे, ठीक है। तो इसलिए ये सब क्या करा जाता है? अधिकारों को सीमित किया जाता है इन क्षेत्रों में। किस पर? पुलिस, प्रशासन, आर्मी और कुछ ऐसी एजेंसी जो देश की सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं। बट यहाँ पे एक और
केस है, जैसे कोर्ट मार्शल होता है। कोर्ट मार्शल देखो क्या होता है, जब किसी आर्मी के व्यक्ति को, है ना, जनरल वगैरह कोई भी होता है, जब वो कोई उल्लंघन करता है, ठीक है, वो रूल तोड़ देता है, जैसे सरकार ने बोला है आप ऐसा नहीं कर सकते हो, फिर भी वो कर रहा है, तो उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है। उसको एक बार बाहर रख दिया तो फिर वो भारी हो जाता है। अनुच्छेद 34, इसमें यह कहा गया है कि मौलिक अधिकारों की मार्शल लॉ लागू होने पर कटौती हो सकती है। अब ये मार्शल लॉ क्या होते हैं? मार्शल लॉ वो होते हैं जब देश में लगता है कोई आपत्ति आने वाली है, कोई अशांति फैलने वाली है, गृह युद्ध होने वाला है, कोई भारी आक्रमण होने वाला है, तो वहाँ पे मार्शल लॉ लगा के अलग अलग प्रकार के, तो वहाँ पर क्या कर, जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पे लगाए थे, तो इस तरीके से क्या करा जा सकता है, लोगों के मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है, इमरजेंसी के टाइम पे भी छीना जा सकता है और मार्शल लॉ के द्वारा भी छीना जा सकता है। ये भारत सरकार के पास ये अधिकार है। सिर्फ सरकारी कर्मचारी और कुछ और सरकार अधिकारी होते हैं वो इसका प्रयोग उठा सकते हैं और बाकी कोई नहीं, ठीक है। बाकी सभी लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। अनुच्छेद 34 ये कहता है कि मार्शल लॉ अगर लागू होंगे तो वहाँ पे मौलिक अधिकार लोगों के छीन जाएंगे। अनुच्छेद 35 कहता है, यह अनुच्छेद संसद को कुछ खास मौलिक अधिकारों को लागू करने। हाँ, अनुच्छेद 35 में ये कि अगर कोई खास मौलिक अधिकार हैं सरकार के द्वारा लागू किए जाते हैं, या कार्यपालिका या सरकार कुछ ऐसा बदलाव करना चाहती है मौलिक अधिकार में जो सकारात्मक तरीके से हो, तो उनको वो कर सकती है। इसकी भी शक्ति क्या है, सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ी दी गई है। तो ये हमारे मौलिक अधिकार से 12 से, ये हमारे मौलिक अधिकार अभी हमने देखे 12 से 35 अनुच्छेद में कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या बातें बताई गई थी, वो मैंने अभी सब सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत